दोस्तों नमस्कार। ये साल भारत के संविधान के लिहाज से बेहद खास है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के 75 साल पूरे हुए। हालांकि ये साल आरएसएस के लिए भी खास है। आरएसएस का 100वां साल चल रहा है। 2025 में आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरा करेगा और वो आरएसएस जो शुरू से ही भारत के संविधान का विरोधी रहा और उसी आरएसएस से निकल करके नरेंद्र मोदी आज सत्ता तक पहुंच चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी जो पिछला चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पार्टी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने ये ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने के बाद संविधान को बदल देगी। लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपनी ताकत का एहसास करा दिया। वो राहुल गांधी जो निहत्थे थे दिखाई पड़ रहे थे, वो राहुल गांधी जिनके पार्टी का अकाउंट भी सीज हो गया था, वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास न तो पैसा था और न ही प्रोपेगेंडा तंत्र, इसके सामने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी से लेकर के और अमित शाह तक, योगी आदित्यनाथ से लेकर के और नितिन गडकरी तक आग उगलते भाषण दिए जा रहे थे। हिंदू मुसलमान किया जा रहा था, लोगों को डराया जा रहा था। और जब जब राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे थे, जाति जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे थे, तो बदले में गाय भैंस छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये सब डर पैदा किया जा रहा था, खास करके हिंदुओं के मानस में। लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं, राहुल गांधी डिगे नहीं, लगातार संविधान की रक्षा की बात करते रहे। और वही राहुल गांधी का प्रभाव था और देश की जनता का इस संविधान के प्रति अपनी चेतना और संवेदनशीलता, साथ ही प्रेम और मोहब्बत संविधान के प्रति, और हो भी क्यों नहीं, जिस संविधान ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को इंसान का अधिकार दिया, इंसान होने का अधिकार दिया, नागरिक होने का अधिकार दिया, उस संविधान को लेकर के इस देश का समूचा आदिवासी, दलित, महिलाएं और पिछड़े, यहां तक कि अल्पसंख्यक समाज भी, वो अल्पसंख्यक जिसमें मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जिनकी अस्मिता पर ही इस समय खतरा है। और खास करके मुसलमानों के साथ तो जो हो रहा है वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे सब खड़े हुए संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और उसका परिणाम जो हुआ कि नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव आयोग भी था, ईडी सीबीआई भी था, गोदी मीडिया भी था, उसके बावजूद 244 पर आकर के उनकी गाड़ी अटक गई। और आज हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी को नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी को बधाई देनी होगी कि जो हमेशा से संविधान को बदलने, उसे खत्म करने का सपना देख रहे थे, वो आज संविधान पर बहस करवा रहे हैं। वो मजबूर हैं संविधान की तारीफ करने के लिए, संविधान के आगे अपना मस्तक झुकाने के लिए और संविधान के कसीदे पढ़ने के लिए वो मजबूर हैं। और ये मजबूर किया इस देश के लोगों ने, द पीपल ऑफ इंडिया ने। राहुल गांधी ने तो उस कारवां को नेतृत्व केवल दिया है। और आज जो पूरे दिन हुआ, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, सावरकर, पितृपुरुष बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, और आरएसएस जो पितृ संगठन है जिसने अपने शुरुआती दौर से ही भारत के संविधान का विरोध किया, यहां तक कहा सावरकर ने कि भारत का संविधान मनुस्मृति है, और वो मनुस्मृति जो वेदों के बाद सबसे ज्यादा पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का। और आरएसएस ने तो संविधान बनने के 3 दिन के बाद ही, पारित होने के 3 दिन के बाद ही, यानी 30 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर हमला करते हुए कहा था कि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, यह संविधान विदेशी है। और भारतीय इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है, इसलिए हमें यह अस्वीकार्य है
और आरएसएस ने तब से लेकर के अब तक अपने ज़हन में संविधान को कभी सम्मान नहीं दिया। वो बात अलग है कि आज उसी संविधान के जरिए, उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया के जरिए जब वो सत्ता में पहुंचे हैं तो धीरे धीरे भीतर से संविधान को खोखला करते जा रहे हैं। लेकिन कभी मुखर होकर के उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को खत्म कर दें। और एक जो चंगू मंगुओं ने बात की थी, छोट भैये नेताओं ने बात की थी, उसका नतीजा तो नरेंद्र मोदी देख ही चुके हैं। तो राहुल गांधी ने जिन बातों को कहा, प्रियंका गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, शाम होते होते 6 बजे के बाद नरेंद्र मोदी हाजिर होते हैं पार्लियामेंट में और अपने उबाऊ और बेहद थकाऊ 1.25 घंटे के भाषण में केवल उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वही पुराने हमले किए। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस ने आपातकाल लगा करके संविधान के खिलाफ काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं कही या वो संविधान के बारे में कोई ऐसी चर्चा नहीं कर सके जिससे ये देश जान करके लाभान्वित होता। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषण से इतने परेशान दिखे कि केवल उनका ही वो जवाब देते रहे। राहुल गांधी से इतनी नफरत नरेंद्र मोदी की दिखाई पड़ती है कि वो लगातार उन पर ही हमलावर रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि एकलव्य जो 6-7 साल का बच्चा था जिसने अभ्यास किया और द्रोणाचार्य को जो अपना गुरु बनाना चाहता था, लेकिन इनकार के बाद अपने अभ्यास के बलबूते जिसने महारत हासिल की, धनुर्धर बना, और वो जिसके कौशल को देख करके द्रोणाचार्य को आशंका हुई कि पांडवों से बेहतर धनुर्धर साबित होगा, इसलिए दक्षिणा में उसका अंगूठा काट लिया। राहुल गांधी ने इस मिथक के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा कि यह सरकार लगातार अंगूठा काट रही है, नौजवानों की नौकरियां छीन रही है, तो किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ करके उनके अंगूठे काट रही है। धारावी में अडानी को संपत्ति दे दी जाती है, जमीन दे दी जाती है, तो वहां के लोगों के अंगूठे काट दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया कि जो उन्होंने वादे किए थे 2013-14 में, वो वादे कितने पूरे हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला किया कि ये जुमला वाली पार्टी है। अब पूरा देश जानता है कि 15 लाख रुपए की रकम को जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि कालाधन वापस आएगा, और जब कालाधन वापस आएगा तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे, और जब उन्होंने लोगों के बैंक में खाते खुलवाए तो लोगों ने इसी प्रलोभन से, इसी चाहत से खाते खुलवाने के लिए मशक्कत की कि 15 लाख आएंगे, लेकिन मिला झुंझुना। और जो खाते में उन्होंने 1500 रुपए डाले थे वो भी हर 3 महीने 1 साल में कटने लगे। कुल मिलाकर के गरीबों के खातों से भी पैसा सरकार ने अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए वसूल किया। लेकिन उन गरीबों को क्या मिला, उन बच्चों को क्या मिला जो धीरे धीरे नौजवान हो रहे थे, जो पढ़ाई कर रहे थे। उनका सपना था कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सारे पीएसयूज हवाले कर दिए या बिठा करके रख दिए। वहां पे कोई भर्ती नहीं हो रही है तो आरक्षण कैसे लागू होगा? SC, ST, OBC, इनको कहां आरक्षण? दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पर OBC का NFS कर दिया जा रहा है। लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। नौकरियां वैसे ही नहीं हैं, खत्म की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में ही थोड़ा बहुत नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन वहां भी अब मंदी है। तो चाहे वो आरक्षित पद हो या सामान्य पद, नौकरियां हर जगह कम पड़ती जा रही हैं। तो वो नौजवान जो इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करना चाहते थे, आज हताशा और निराशा इतनी है, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति 40 मिनट में एक 18 से 22 साल के बीच का नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मोदी ने तो वादा किया था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का।
नरेंद्र मोदी ने तो वादा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी करने का 2022 में, लेकिन ये 2024 अब खत्म होने को है और किसान आज भी अपनी फसल का उचित दाम पाने के लिए, एमएसपी पाने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, पानी की बौछारें डाल रही है। और आलम यह है कि इस समय किसान हताशा और निराशा में जी रहा है, लेकिन अडानी की तिजोरियां भर रही हैं। वो अडानी जिनके हवाई जहाज पर बैठ करके नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, उन्हीं अडानी को दुनिया का बेताज बादशाह बनाने का सपना लेकर के नरेंद्र मोदी अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन अडानी की पोल खुल चुकी है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक्सपोज होता है और अब तो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप में अमेरिका की जुडिशरी से गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि आज भी अडानी के साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को आज पार्लियामेंट के भीतर उठाया, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे और आरक्षण की सीमा को भी 50% से ऊपर बढ़ाएंगे और अपने वादों पर प्रतिबद्ध रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे और उनको पूरा करके मानेंगे, भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ ना करे, अडानी की तिजोरियां भरती रहे। इस देश में 81 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन देश बता रहे हैं कि वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, महागुरु और विश्वगुरु भारत बन रहा है। लेकिन असल तस्वीर भारत की तो गरीबों में दिखाई पड़ती है। लगातार जिस तरह से ये कुपोषण का शिकार हो रहा है देश, लगातार जिस तरह से गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उससे ये देश पतन की तरफ आर्थिक रूप से कमजोर होता चला जा रहा है। भले ही अरबपतियों की संख्या बढ़ रही हो, असमानता की खाई बहुत चौड़ी होती जा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट नहीं बढ़ रहा बल्कि कम हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां जो बजटिंग की गई उसका 70% करीब केवल विज्ञापन पर खर्च हो जाता है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को लेकर के कोई ना नीति बनती है, ना कोई कार्य योजना बनती है। इस सच को आज पार्लियामेंट के जरिए बेपर्दा किया जा रहा है और राहुल गांधी उस प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं कि जो संविधान को खत्म करना चाहते थे, जो आज सत्ता में हैं, जिनके मंसूबे थे कि भारत डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है, उस संविधान को जिसमें दलितों और पिछड़ों को संरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं को, वंचित वर्गों को संरक्षण मिला हुआ है, अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिला हुआ है और समानता का अधिकार, इसके अलावा नागरिक होने का जो सपना है वो इस देश के संविधान ने पूरा किया। लेकिन बावजूद इसके जो परिस्थितियां आज हैं कि उसमें अभिव्यक्ति की आजादी हो या फिर इस देश में अवसरों की समानता, इस सब पर एक तरह से कुठाराघात हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया। आपातकाल लगा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन संविधान के प्रावधान के जरिए। और उस आपातकाल को विनोबा भावे ने जहां अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी, उसका एक पक्ष ये भी है और दूसरा पक्ष वो भी है कि जब बहुत सारे लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय वो दहशत नहीं थी जो आज की तारीख में है। उस समय 2% लोगों के जेहन में दहशत थी, लेकिन 98% लोग बहुत शांतिपूर्वक जी रहे थे। दलितों और आदिवासियों को तो नई नौकरियां मिल रही थी, नौकरियां सृजित हुई थी। जमींदारी उन्मूलन हुआ, उसके पहले भी हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उस समय दलितों, आदिवासियों, वंचितों, इनको बड़ी सहूलियतें मिले, सरकारी नौकरियां मिली, शिक्षण संस्थानों में वजीफे मिले, एडमिशन मिले और कुछ भूमिहीन किसानों को खेती भी मिली, पट्टे की जमीन मिली। रेलवे हो या फिर बसेस, सब जगह बहुत नियमतः काम चल रहा था और भ्रष्टाचार
पर तो पूरे तरीके से बंदिश थी। आलम यह था कि बिल्कुल अनुशासन के रूप में देश चल रहा था। आज की तारीख में भले ही आपातकाल नहीं घोषित रूप से लगा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज 98% लोग दहशत में जी रहे हैं। अगर कोई रिपोर्ट कर देता है प्रधानमंत्री की गोद लिए हुए गांव पर, तो फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। कोई अगर सच को कहता है, अगर राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में सच कह दिया कि 6 बार माफी मांगी, तो 18-20 मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन झूठ बोलना, सफाई से झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, जो नरेंद्र मोदी की अपनी फितरत है, लेकिन कहीं कोई शिकन तक नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता। और आज पार्लियामेंट में जब संविधान पर चर्चा हो रही है, तो वो शायद फर्क कर रही है सत्य और असत्य के बीच। और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।